दुरेद, आप किस केस पर काम कर रहे हैं? आईजी ने दिया है। तुम छोड़ो इन बातों को और बताओ डॉक्टर ने कब बुलाया है? उसने उसका ध्यान भटकाना चाहा। हफ्ते का बोला था उन्होंने। अच्छा ठीक है, कल मुझे थाने जाना है, ज़रा सी भी तबीयत बिगड़े तो फ़ौरन फ़ोन करना मुझे। ओके। रुबाब और बासित नहीं आएंगे क्या? उनकी मर्ज़ी, यकलफ्ज़ी जवाब आया था। आप ही नाराज़गी ख़त्म कर दें उनसे। उसने दुरेद की हथेली पर लकीरें खींचते कहा। अच्छा, मैं वो सब भूल जाऊं? तुमसे भी बहुत हिसाब निकलते हैं मेरे। बस तुम्हारी कंडीशन का लिहाज कर रहा हूँ, और जो कुछ मेरे साथ, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें लगता है ये आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं या वो सब कर सकती हैं जिसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाए बैठी हो? दुरेद, मैं नहीं जानती हकीकत, और जानना भी नहीं चाहती। तुम मुंह फेर कर बैठ गई हो। क्यों हकीकत जानने की कोशिश नहीं करती कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्यों, कौन था इस सब के पीछे? मैं इन सब से बहुत आगे निकल आई हूँ दुरेद, और वापस नहीं जाना चाहती। मेरी ज़ात को कटहरे में खड़ा करके मुजरिम कहकर तुम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती हो मुझे। रुबाइशा हक, अपने असल मुजरिम को ढूंढो और उसे सजा दो, तभी तुम अपने साथ और खुद के साथ हमारे इस रिश्ते के साथ इंसाफ कर पाओगी। तो इसका मतलब उस रात वहाँ कोई और? मुझे अफसोस रहेगा राबी कि अब तक तुम मेरे लम्स को पहचान नहीं पाई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है दुरेद। सो जाओ, अभी ये सब मैं खोलना नहीं चाहता। दुरेद ने उसे लिटाते उसके माथे पर प्यार किया। दुरेद, क्या आप उसे सज़ा देंगे? एक आखिरी सवाल। मैं उसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। और उसने मुतमईन होकर आंखें मूंद ली। वो शख्स खड़ा था उसके सामने। वो सो गई तो दुरेद वापस अपने काम में मशगूल हो गया। क्या वो पकड़ा जा चुका है? उसने फ़ोन कान से लगाया और खिड़की के पास खड़ा हुआ। जी सर, आज वो श्रीलंका से वापस आया था। यहाँ पाकिस्तान में उसकी कोई डील थी। ओके, कहाँ रखा है? सर, वहीं जहाँ उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ से जवाब आया तो वो मुस्कुराया। उसे इतनी तकलीफ दो कि उसकी आंख से आंसू गिर पड़े और वो रोते हुए फरियाद करने लगे तो मुझे बुला लेना बस। वो कई महीनों से इस केस पर काम कर रहा था। रुबाब को जो शख्स पढ़ाया करता था वो किसी माफिया के बंदे के अंडर काम करता था। ये बात सुनते ही वो कांप गया था। अगर सही वक्त पर बासित को पता न लगता तो शायद आज रुबाब, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। और फिर वो उस शख्स के पीछे श्रीलंका तक गया था। वहाँ जाते उसे मालूम हुआ कि जिस शख्स के अंडर वो काम करता है उससे गद्दारी के सबब वो छुपता फिर रहा है। दुरेद ने अपना गेम शुरू किया और प्लान बनाया। उसने पाकिस्तान में कुछ लोग हायर किए थे जो उससे डील करने वाले थे, और वो डील लाखों की थी। यही एक तरीका था उसे श्रीलंका से यहाँ ले आने का। लेकिन उसका एयरपोर्ट पर जाना भी मुश्किल हुआ क्योंकि उसे ढूंढा जा रहा था। वो जान गया था कि कुछ लोगों की सज़ा कुदरत खुद दे देती है उन्हें। वो उसे छोड़ भी सकता था क्योंकि आज नहीं तो कल माफिया के लोग उसे मार देते। लेकिन वो कभी अपनी बीवी का बदला नहीं ले पाता। अपनी बीवी की नज़रों में खुद को सुरखरू करना चाहता था वो। मैं खुद सब कर सकता हूँ यार। बासित ने उसे अपने आगे खड़ा करते अपनी चाय का कप पकड़ाया। उस वक्त वो खिड़की से बाहर सड़क पर देख रहे थे। क्यों, आपको मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता क्या? बात अच्छा लगने की नहीं है रुबाब, मैं ये सब खुद कर सकता हूँ। तुम क्यों मेरी आदतें ख़राब करने पर तुली हो? इसका मतलब आपको मेरा अपने लिए काम पसंद नहीं आता। आप बहुत नाशुक्रे आदमी हैं। किसी और शख्स को मिलती तो मेरी कितनी कदर करता, शुक्रगुजार होता, मुझसे मोहब्बत करता। और अपने कंधे पर दर्द महसूस करते उसने मुड़ना चाहा। ये बकवास मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। तुम बासित ज़िया के हक में ही आनी थी। मेरी मिल्कियत थी तुम, और मेरे ही पास आई। किसी और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोबारा ये सब ऑल फोल ना सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से। उसने हाथ से अपना कप थामते चाय का घोंट पीते घुर्राते हुए कहा था। उफ, मैंने एक सरसरी सी बात की थी बासित, आप ना जाने कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं कहीं नहीं पहुँचता, तुम ध्यान रखना आइंदा। वो एकदम पीछे हुआ तो रुबाब को अफसोस हुआ। कितने खूबसूरत लम्हात उसकी बेवकूफ़ी ने ज़ाया कर दिए थे। अच्छा, वापस आए ना, रुबाब ने कहा तो बासित ने आंखें दिखाईं। आप जब रोब से कहते हैं तो मैं आती हूँ ना, चले वापस आएं। उसने उसके अंदाज में उससे कहा तो फिर वो उसे घूरता वापस आ गया। आंखें दिखाई तो वो उसे घूरता वापस आया। फिर झुकते हुए उसकी घूरती आंखों को चूमा। खाना अच्छा बना था, और ज़रूरी नहीं हर बार तुम मेरी तारीफ़ की मुंतज़िर रहो और मैं तुम्हारी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दूँ। ये सब मुझसे नहीं होता। मैं शेर होकर खाना खाता हूँ, उसी से तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। और अगर मुझे खाना पसंद नहीं भी आएगा मैं तब भी वही खाऊंगा, क्योंकि तुमने ख़ास मेरे लिए बनाया होता है उसे। रुबाब ने उसके हाथ पर बोसा दिया तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। बासित, आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? हमेशा मन में रहने वाले सवाल को आज उसने ज़ुबान दे ही दी थी। मोहब्बत एक अनकहा जज्बा जिसमें आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो।
آج کل مستقبل میں بچپن میں کبھی بھی یہ ایک لمحے کا کھیل نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ لگتا ہے کوئی دماغ سے دل کا سفر طے کر لیتا ہے۔ کیا آپ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ اداس ہوئی۔ پہلی نظر میں مجھے نہیں لگتا کسی کو محبت ہو سکتی ہے۔ پہلی نظر میں آپ کو کوئی پسند ضرور آ سکتا ہے، آپ کو کوئی متاثر ضرور کر سکتا ہے، لیکن محبت ایک بہت خاص جذبہ ہے۔ باسط نے اس کے کان کے پاس جھکتے کہا تو اس کے لفظوں میں ہی کھو گئی۔ میرا سکون کہاں ہے اور مجھے کس طرح سے حاصل کرنا ہے مجھے مت سکھاؤ۔ اگر یہ سکون میں لینے پر آ گیا نا تو تم روک نہیں پاؤ گی مجھے۔ وہ اسے بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ بارش تیز ہوتے ہی وہ سامنے دیوار کے پاس کھڑی ہوتی چلتی نیچے سڑک کو دیکھنے لگی۔ واپس آؤ۔ وہ شیڈ کے نیچے پڑے جھولے پر بیٹھا اسے بھیگتے دیکھ رہا تھا۔ آپ سو جائیں جا کر، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی، منت نے بنا مڑے وہیں سے جواب دیا۔ اب مجھے غصہ دلا رہی ہو منت تم؟ وہ سنجیدگی کی آخری حد پر تھا۔ اچھا؟ جواب اتنے ہی پرسکون انداز میں موصول ہوا تھا اسے۔ یہاں آؤ، بہت بھیگ لیا ہے تم نے۔ تبریز شاہ نے آخری بار اسے بلایا، لیکن وہ چلتی سڑک پر نگاہیں ٹکائے اسے پھر سے نظر انداز کر گئی۔ وہ تن فن کرتا اس کے پاس پہنچا اور جھٹکے سے کھینچتا اسے شیڈ کے نیچے لایا۔ بیوقوف ہوں میں، پاگل لگ رہا ہوں میں تمہیں؟ اس کے بازو کو گرفت میں لیتے وہ دھاڑا۔ مجھے کسی بھی موضوع پر آپ سے بحث نہیں کرنی تبریز۔ اس کا لب و لہجہ سب بدل گیا تھا۔ منت وہ منگنی، آپ منگنی تو کیا شادی بھی کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی۔ اور کیوں فرق نہیں پڑے گا تمہیں؟ تبریز کو اس کا یہ پرسکون لہجہ اور بدلا ہوا انداز سبھی زہر لگ رہا تھا۔ کیونکہ آپ میرے نزدیک اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ وہ کتنی آسانی سے بول گئی تھی۔ تبریز شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچتا اسے کمرے میں لایا واپس۔ ہیٹر آن کیا اور اپنے کپڑے نکال کر اسے تھمائے۔ چینج کر کے آؤ، پھر میں تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ آج اچھے سے کرواتا ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے بولا تو وہ واش روم میں بند ہوئی۔ واش روم میں بند ہوتے ہی وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کتنا اذیت ناک تھا نا خود سے منسلک شخص کو بانٹنا۔ جو خبر اس نے کل دیکھی تھی، جو پورا شہر جان گیا تھا کہ بزنس مین تبریز شاہ اپنی یونیورسٹی کی گرل فرینڈ اور اپنے باپ کے دوست کی بیٹی سے منگنی کر چکے تھے اور جلدی شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی تو اس کے دماغ نے اس شخص کے ساتھ خواب بننا شروع کیے تھے اور ابھی اس نے سب ختم کر دیا تھا۔ وہ کم از کم اس وقت اس شخص کے روبرو نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے وقت چاہیے تھا شاید، یا اس سے دوری۔ وہ کپڑے بدلتی واپس آئی، چہرے کو اچھے سے دھو لیا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ باہر آتی اپنا پہلے دن کا پہنا سوٹ اور اس کا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ منت میرا اس وقت دماغ خراب مت کرو، لیٹو جا کر۔ تبریز شاہ نے فون چیک کیا جہاں لوگوں کے ہزار پیغامات تھے، اس کے کام کے، میٹنگز کے، اس کی منگنی کی مبارکباد کے اور سارا کے۔ اس لیے اس نے یہ سب کھیل کھیلا تھا۔ اسے بمشکل وہاں سے نکال کر وہ یہاں پاکستان لایا تھا۔ اس شخص نے اپنی موت اپنے ہاتھوں لکھوائی تھی، لیکن وہ اسے سزا یہاں پاکستان میں دینا چاہتا تھا۔ اس حکومت سے اس بارے میں کچھ ڈسکس نہیں کیا تھا اس نے۔ اور پھر عدالت کے طرح طرح کے سوالات۔ ربائشہ کو گھسٹتے وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس کے باپ نے صحیح کہا تھا، اسے یہ پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں سچے لوگوں کا ٹرانسفر اگلے ہی دن کر دیا جاتا تھا۔ وہ یہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ پروین، ربائشہ کی ماں، جیل سے بھاگ گئی۔ اس نے ربائشہ کے بارے میں سب کچھ بہت سال پہلے ہی جان لیا تھا۔ تب سے وہ اس کے تایا اور ماں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تایا تو نفسیاتی مریض بن گیا تھا اور سال پہلے ہی ایک روز اس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ پروین نامی عورت پر سے اس کا دھیان تب ہٹا جب وہ دوسرے کیس پر کرنے لگا تھا کام۔ اس کا دھیان بھٹکا تو وہ عورت بھاگ نکلی، اس لیے اس کا کام سخت ہو گیا تھا۔ اس نے ربائشہ کی سیکیورٹی سخت کر دی تھی، نامحسوس انداز میں۔ ربائشہ کو وہ ان سب سے ابھی بہت دور رکھنا چاہتا تھا کہ ایک ہلکی سی بھی خبر اس کی صحت کے لیے بھاری ثابت ہو سکتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ عورت ربائشہ کو ضرور ڈھونڈے گی جس کی وجہ سے اسے اتنے سال جیل میں گزارنے پڑے تھے۔ وہ وہاں سے نکل جاتی، لیکن 2 برس پہلے جب درید نے ربائشہ کے بارے میں سب پتہ کروایا تھا تو اس نے اس عورت پر پچھلے تمام کیس کھول کر اس کو عمر قید کی سزا سنوا کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ لیکن
अब वो जानता था कि वो रुबाइशा को ढूंढेगी और अपना बदला लेगी। वो थक गया था इन सब में, पुरसकून ज़िंदगी चाहता था जल्द। वो सारे केस खोल बैठा था। एक केस जो उससे अभी तक हल नहीं हो रहा था वो उसकी माँ का केस था। उसके बाप ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि वो ढूंढ सकता है कि किसने उसकी माँ को मारा है। वो जितना अपनी माँ के केस को संभाल रहा था वो उतना पेचीदा होता जा रहा था। उसने सालों उसके ब्लड टेस्ट दोबारा से करवाए और वो ब्लड टेस्ट तबरेज़ के बाप से मिला। ये सब उसके लिए नया था। वो उस वक्त सिर्फ सरफराज को हैंडल कर रहा था। उसके बाद ही वो कुछ करता। वो वहाँ आया जहाँ उसे रखा गया था। उसके सामने कुर्सी रख कर बैठा और उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। चलो, सोना नहीं है? बासित ने उसे मग थामते हुए लेकर पूछा। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कि बच्ची, मुझे सुबह जाना भी है। तो एक छुट्टी कर लें आप मेरे लिए। रुबाब ने उसके कॉलर को ठीक करते कहा। क्या चाह रही हो रुबाब? सीधे तरीके से बताओ। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहती क्या है उससे। आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते बासित? उसने अचानक आसमान की तरफ देखते पूछा तो वो चौंका। वापस उसके पास आते उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाते उसे देखा जो इनसिक्योर सी थी। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? क्योंकि आपने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया। मोहब्बत को जाहिर करना ज़रूरी है। तुम्हें कभी मेरे अंदाज से महसूस नहीं हुआ? पता नहीं, मुझे लफ्ज़ी इकरार तो कभी नहीं मिला। वो अफसुर्दा थी। मुझे नहीं लगता कि लफ्ज़ी इजहार हमारे इस पाकीज़ा रिश्ते में ज़रूरी है। तुम सिर्फ मेरे अंदाजे से जान लो। वो उसके उस कंधे पर लब रखते हुए बोला। तो वो खामोश हो गई। रुबाब, तुम ज़रूरी हो यार, अब से नहीं, बहुत सालों से। और मोहब्बत का बाकायदा इजहार मैं तब करूँगा जब तुम मुझे कुछ दोगी। क्या? वो यकदम पुरजोश हुई थी। बासित ने उसे खुद की तरफ मोड़ा और खिड़की के साथ लगाया। छोड़ो, तुम नहीं दे सकोगी। क्यों नहीं दे सकूंगी? ज़रूर दूंगी। इस इजहार के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो पुरजोश थी बेहद। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी सेहत तुम्हें इजाज़त नहीं देती। वो उसके कमज़ोर जिस्म को निशाना बना गया जिसे वो फिट कहती थी। ये कमज़ोर नहीं, फिट है एकदम। लड़कियां मरती हैं ऐसी कमर के लिए। वो इतराई। अच्छा चलो सोएं, प्लीज़ बताएं ना क्या चाहिए, मैं जल्द ही दूंगी। फिर आपने अच्छा सा घुटनों पर बैठकर बिल्कुल फेरी टेल की तरह इजहार मोहब्बत करना है मुझसे। पक्का बता दूं? हाँ, जल्दी करें। औलाद चाहिए मुझे हमारी। बासित ने कहते उसके बालों में चेहरा छुपाया। रुबाब का चेहरा गुलाबी हुआ। देखा, मुझे पता था। बासित ने उसे देखते उसके नाक को चूमा। रुबाब ने आसमान को देखते दिल में दुआ मांगी कि उस शख्स ने जो मांगा है वो उसे कैसे ना देती वो। ये मोहब्बत थी कि महबूब जान भी मांगे तो गुरेज नहीं, और वो तो फिर उससे औलाद चाहता था। तब रेज शाह, इस वक्त आप मेरे मुंह मत लगे। मुझे अपने घर वापस जाना है। ये तुम्हारा ही घर है। वो उसके नज़दीक आता फासले पर खड़ा हुआ। ये मेरा घर था ही नहीं कभी, ना आज ना कल। इससे पहले कि मुझे कोई आकर धक्के मार कर निकाले, मैं यहाँ से खुद ही चले जाना चाहती हूँ। वो इनसिक्योर हो रही थी। ये तुम्हारा घर है और रहेगा, बाकी बहस सुबह करेंगे हम। वो उस वक्त बात को टाल रहा था क्योंकि उस वक्त वो बस सोना चाहता था। वो बाहर निकल गई तो वो जगह से खड़ा होता, तनफन करता उसके पीछे आया जो टीवी लाउंज में पहुंच चुकी थी। उसका हाथ थामता ज़बरदस्ती कमरे में लेकर गया और बिस्तर पर धक्का दिया। एक बार की बकवास समझ नहीं आती तुम्हारे? नज़र आ रहा है थका हुआ हूँ, कुछ पल सुकून के चाहता हूँ, उसके बाद सब बता दूंगा। एक ही बात बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं। और मैं इन सब की आदी नहीं हूँ। मैं अपने घर की आदी हूँ। ये मेरा आर्जी बसेरा था, एक सफ़र जो बेकार गया। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे साथ तुम्हारा गुजारा गया वक्त बेकार था? वो एक घुटना बेड पर उसके करीब रखता उसकी तरफ झुका। हाँ, मन्नत ने उसे देखते कहा। आज वो एक ही बार खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। वो शख्स अब उसका नहीं रहा था। उस मोहब्बत, उस रिश्ते में शिर्क किया था उसने, जिसकी मुआफ़ी नहीं थी उसके नज़दीक। कल खुद की ज़ात को रुलते देखने से अच्छा था कि वो आज खुद के लिए कुछ कर लेती। तब रेस शाह उठा और दरवाजे को ठा की आवाज़ से बंद करता, बत्तियां बुझाता उसकी तरफ आया। उसके तेवर देखते वो रुक गई थी। अपनी जगह से उठती कि वो उसके पास आकर उस पर झुका और तमाम रास्ते बंद कर गया। तुम्हें यह सब बेकार लग रहा है ना बीवी? मैं, मेरे साथ गुजारा वक्त, हमारा रिश्ता, तो आज तुम्हें तफसील से नफरत करवाता हूँ इन सब से। आपसे नफरत तो मुझे हो चुकी है तबरेज़, उसने कहा। तो तबरेज़ ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू कतार दर कतार बह रहे थे। जिस दिन मुझे तुम्हारी आंखों में नफरत दिखी ना, उस दिन तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। तुम ये नहीं कर सकते। तमीज़ मत भूलो अपनी मन्नत, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तमीज़ मत भूलूं, लेकिन आप अखलाकियात और लिहाज सब भूल जाएं, किसी दूसरी औरत से मंगनी कर लें और शादी करके यहाँ इस कमरे, इसी बिस्तर। और उसके बाद तबरेज़ शाह ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया था।
इस कमरे तक रसाई सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। उसके कान के पास वो बोला तो मन्नत ने अपने होंठ काट डाले। कमरे में मायने से इस खामोशी का राज था। मन्नत की उथल पुथल होती धड़कनों का शोर था। तबरेज़ शाह ने अपनी वहशत को नरमी में बदल दिया था। उसे समझाना बहुत ज़रूरी था कि उसकी जगह और कोई नहीं लेगा। उसे बताना बहुत ज़रूरी था कि वो तबरेज़ शाह के लिए क्या है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो उसे देखते हुए चीखा था। अरे इतनी जल्दी भूल गई कि मैं कौन हूँ? चलो याद करवाता हूँ। याद है 10 साल पहले मेरी बहन को पढ़ाया करते थे तुम, रुबाब यज़दानी। उस लड़के ने आंखें खोलकर बंद की तो दुरेद ने तमस्कर उड़ाती नज़रों से उसे देखा। उसे मैंने कुछ नहीं कहा था, जाने दो मुझे। उसे नहीं कहा था, उसका खमियाजा किसी और ने भुगता था। उस रात तुमने रुबाब पर हमला किया था, ये जाने बिना कि वो रुबाब नहीं कोई और लड़की है। लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। वो एक बार फिर से चीखा, क्योंकि मैंने होने नहीं दिया था। दुरेद अपनी जगह से खड़ा हुआ। जानते हो वो लड़की कौन है? उसके जले पैर पर दुरेद ने अपना भारी बूट रखा तो वो बिलबिला उठा। बीवी है वो मेरी। वो आज तक मुझे अपना गुनहगार समझती आई है कि उस रात को मैंने क्यों किया तूने ऐसा। अब खामोशी से बता दे। देख तेरा जिस्म और सकत नहीं रखता। दुरेद ने गरम वैक्स की बाल्टी को अपने पास रखते हुए कहा, नहीं ये नहीं, मैंने बदला लिया था तेरी बहन से। उस लड़के को सब बता दिया था। वो लड़का ना जाने क्यों तेरी बहन को बचा रहा था। उसने और तूने मुझे निकाल दिया, लेकिन तूने अना का मसला बना लिया उसे। दुरेद चिल्लाया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। नहीं, शायद मैं जाने देता, लेकिन उस साले ने मेरे घर आकर मुझ पर हाथ उठाया। साला बहन तेरी थी तो वो बीच में क्यों पड़ा? ये नया इंकशाफ था दुरेद के लिए। तो इसका मतलब बासित बचपन से रुबाब। तुम उस रात लेने के आए थे वहाँ। दुरेद सब जानता था, लेकिन फिर भी उससे पूछने लगा। मैं बदला लेने आया था। उस साले ने मुझे मेरे घर आकर मारा। मैं भी घर आकर तेरी बहन की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन मेरे हिसाब में गलती हो गई। मैं भूल गया कि ये तेरा फ्लैट है, घर नहीं। लेकिन लड़की की मौजूदगी से उसे तेरी बहन समझा, और फिर वो खामोश हुआ। दुरेद वो लम्हे नहीं भूल सकता था जब उसने देखा था कि कोई शख्स उस लड़की पर है जो उसके घर में है, उसकी निगरानी में। वो आगे बढ़ा। वो लड़की नीम बेहोशी की हालत में थी। सरफराज उसके कपड़े उधेड़ चुका था और उसकी गर्दन पर जा बजा निशान थे। अगर वो उस कमरे के बाहर से ना गुजरता तो शायद बहुत कुछ बुरा हो जाता। वो उस लड़की पर झुका, उस पर काबिज था। दुरेद ने ये देखते ही वहशत से उस शख्स की पीठ को देखा और उसे धक्का देकर उस पर से हटाया था। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थे, लेकिन लड़की की हालत खराब थी। वो लड़की रुबाइशा थी जो आगाज में दुरेद के साथ उसके फ्लैट में पनाह लेने आई थी। वो लड़का तो वहाँ से भाग निकला, लेकिन रुबाइशा के नज़दीक जब वो आया तो तब वो कुछ कुछ होश में थी। दुरेद ने बेड से खींचकर चादर उस पर दी थी, लेकिन उस रोशनी में दुरेद का चेहरा उसने देखा जो उस पर झुका हुआ था। वो सब रिकॉर्ड करते अपनी जगह से उठा और उसके नज़दीक आया और उस बाल्टी को पाँव की ठोकर मारते गिरा दिया। जैसे गलती से तू मेरे घर घुस आया, वैसे गलती से मैंने तुझे श्रीलंका से निकाल कर यहाँ बुलाया और तुझे जला दिया। मुझे जाने दो। वो शख्स चिल्ला रहा था। रो कर दिखा। मुझे तेरे आंसू चाहिए, ये आहें नहीं, आंसू देखने हैं मुझे। शायद तेरे आंसू तेरी रिहाई का सामान बन जाए। वो शख्स शायद ना रोता, लेकिन गरम वैक्स उसके जिस्म के साथ चिपक गई थी। वो ज़मीन से अब उठ नहीं पा रहा था। उसका जिस्म मज़ीद जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे तो दुरेद अपनी जगह से खड़ा हुआ। छोड़ो मुझे। क्या तूने उन लड़कियों को छोड़ा था जो तुझसे ऐसे ही भीख मांगा करती थी? वो औरतें जिन्हें तू उनके शोहरों के सामने बेलिबास कर दिया करता था। वो श्रीलंका में भी उसके काम की तफसील जानता था। उसने गन होल्डर से गन निकाली और उस पर एक ही गोली चलाता बाहर निकल गया। इस जैसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। रुबाइशा दुरेद यज़दानी, तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा बदला ले लिया। वो आसमान की तरफ देखता मुस्कुराया। फ़ोन पर आने वाले मैसेज को पढ़ता वो घर दौड़ा था। सुबह वो उससे पहले ही जाग गई थी। कमरे की छत पर नजरें टिकाए वो उसी के हिसार में थी। सुबह बखैर बीवी, तबरेज़ शाह ने आंखें खोलते कहा, लेकिन मन्नत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तबरेज़ शाह ने अपनी गिरफ्त उस पर शक की थी, उसकी तवज्जो खुद की तरफ मबजूल करवाने की खातिर, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मन्नत, तबरेज़ शाह, तुम और तुम्हारी खुशबू। तबरेज़ शाह को हर लम्हे हर वक्त खुद में चाहिए। तुम ज़रूरी नहीं, फ़र्ज़ हो मुझ पर, और इन चीज़ों में मैं तुम्हारी कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने जवाब में कल रात वाली बात दोहराई तो तबरेज़ शाह ने साइड में से फ़ोन उठाया अपना। अस्सलामुअलैकुम, कुछ काम कहा था मैंने तुमसे, आज ऑफिस में मिलो मुझसे। ये घर मुझे अपनी बीवी के नाम करवाना है। मन्नत, तबरेज़ शाह, हाँ हाँ, कागजात तैयार करवाओ। ओके। वो उस पर झुका ही सब बात कर रहा था।
मन्नत ने बेयकीनी से उसे देखा तो तबरेज़ शाह ने उसके कंधे से सरकती शर्ट को ठीक किया। ये तुम्हारा घर होगा अब से, और ये जुमला मेरे सामने दोबारा मत दोहराना। उठकर नाश्ता बनाओ, ऑफिस जाना है मुझे। शाह, आज नहीं जाएं, उसने नम लहजे में कहा तो शाह ने उसे खुद से लगाए देखा। क्या चाह रही हो मन्नत? मुझे देंगे? बोल कर तो देखो। उस लड़की से अपना ये रिश्ता ख़त्म कर दें। अभी नहीं कर सकता तो फिर मुझसे कर दें, क्योंकि मुझे एक बांटा हुआ शख्स नहीं चाहिए। वो चीखी तो वो खामोश रहा। क्या आप मुझे किसी के साथ बांट सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तबरेज़ शाह का हाथ उठा था। मन्नत ने आंखें मींची। उसका हाथ हवा में मुअत्तल रह गया। उसने उन खूबसूरत लम्हात की भी तौहीन कर दी थी। तबरेज़ ने उसे धक्का दिया और खुद कमरे से निकलता चला गया। मन्नत वहीं फूट फूट कर रोने लगी। जब मन हल्का हुआ तो फ्रेश होकर बाहर निकली। वो साथ वाले कमरे में था। नाश्ता बनाया, क्योंकि रात को भी तबरेज़ ने डिनर नहीं किया था। उसके लिए पराठे बनाए, उसकी कॉफ़ी रखी और उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता बन गया है, खुद खा लो। वो बिना उसे देखे बोला। आपका भी बनाया है, फ़ौरन बाहर आए। मन्नत ने कहा तो उसने जवाब ना दिया। तो मन्नत उसके नज़दीक आई और उसका फ़ोन उसके हाथ से लेती बाहर निकल गई। कुछ लम्हे बाद वो भी बाहर आया और खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगा। मन्नत ने उसे कॉफ़ी दी, जिस पर एक निगाह डाले बगैर वो निकल गया, क्योंकि उसे बासित का फ़ोन आया था। उस वक्त दुरेद को उसकी ज़रूरत थी। वो अपने सारे काम छोड़ता अस्पताल गया। मैं जानती हूँ शाह, जो आपने किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे किसी सूरत तबरेज़ शाह पर एक आंख, एक निगाह भी किसी दूसरे की नहीं चाहिए। वो शिद्दत पसंदी से बोली थी।